Okay, thank you everyone. Welcome to part two. I will start in the interest of time. तो अभी हमने बात किया था कि एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री और कैसे वो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और कैसे वो एंशियंट विजडम हमारे पास अवेलेबल है। ये जो सेकंड पार्ट है इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि हमें इसके बारे में प्रैक्टिकली हम इससे कैसे हमें इसके बारे में अपना व्यू पॉइंट बनाना चाहिए या इसको हमारे लाइफ में डे टू डे बेसिस पे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एंड इसको मैं 20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा Q&A भी कर सकते हैं। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको। राइट। तो एज्यूमिंग कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है आई मूव फॉरवर्ड। अब प्रैक्टिकली हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बंदा अगर एस्ट्रोलॉजी को यूज करता है तो यूजुअली वो अपने इवेंट्स के बारे में जानना चाहता है कि मेरी शादी कब होगी, मेरा नौकरी कब लगेगी, मैं गाड़ी कब ले पाऊंगा, मैं घर कब बना पाऊंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बहुत सारे आपको एक ऐसे एग्जांपल्स दिखते हैं अपने आसपास जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा होता है जो टीचर उसको मार मार के पढ़ा रही है, उसके मदर भी पढ़ा रही है, फादर भी पढ़ा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में पढ़ाई नहीं घुस रही है। और दूसरा बच्चा होता है जो अगर उसको एक बुक दे दोगे वो एक पेज को ऊपर से नीचे तक एक बार पढ़ेगा, उसको याद हो जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों के दिमाग में या दोनों के दिमाग किस स्पीड पे काम करता है उसमें क्यों इतना डिफरेंस आता है। कुछ लोग होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर लेते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका हर साल हर 2 साल में प्रमोशन होता है और वो बहुत अच्छे लेवल से रिटायर होते हैं, करोड़ों में उनकी सैलरी होती है। कुछ लोगों की नहीं होती है, कुछ लोग 25-25 साल तक सेम काम करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये वेरिएशन क्यों है? कुछ लोगों की शादी होती है 21 साल की उम्र में और कुछ लोगों की शादी नहीं होती है 40-40 साल तक। कोई कमी नहीं है लेकिन शादी नहीं होती है। तो ये वेरिएशन क्यों आता है? ये डिफरेंसेस क्यों हैं? इसका आंसर स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के एक कोट में हमें मिलता है। ये एक परमहंस योगानंद जी थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें उन्होंने ये कोटेशन दिया था, चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड द आवर when the celestial rays are in mathematically harmony with his individual karma. His horoscope is a challenging portrait revealing his unalterable past and probable future result. Future is always probable. It is not certain. अब मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो मेरे पास 50 रास्ते हैं, मैं कहाँ से घूम के जाऊंगा मेरी मर्जी है, तो इट्स प्रोबेबिलिटी कि मैं कहाँ से जाऊंगा। तो उनके हिसाब से जब आप पैदा होते हो तो आप उसी समय पैदा होगे जब आपके जो स्टार्स हैं वो पिछले जन्म के कर्मों से अलाइंड है। तो वो सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी। आपने अगर कर्म खराब किए हैं तो आपके कर्म का आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा रिजल्ट मिलेगा। वो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। वो आपको कुछ नहीं करना है, वो सब ऑटोमेटेड है। 9 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं साइक्लिकल मोशन में। वो सब साइक्लिकल है, वो अपने आप उसमें आप अपने आप ऑटोमेटिकली आप जाते हो वापस आते हो। ये सब ऑटोमेटिकली चलता रहता है। इसमें सिर्फ आपको पुराने हिसाब कर्मों के हिसाब से नया बर्थ मिलता जाता है। ये नीचे एक हॉरोस्कोप का मैंने एग्जांपल दिया है कि उसमें कैसे इसमें 12 घर होते हैं, उसमें प्लैनेट्स हैं, उनमें राशियां हैं। जैसे जहाँ पे आप देख रहे हो 10 नंबर लिखा है, वहाँ पे मकर राशि है, उसमें मंगल जो है विराजमान है। इसका मतलब ये है कि जब आप पैदा हुए थे तो आप जब पैदा हुए तो आपके 10th हाउस वाले एरिया में मंगल था। मंगल वो राशि प्लैनेट वहां ट्रांजिट करा था। सूर्य आपके लगन में था, नंबर 1 यानी लगन। लगन इज द साइन विच इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्टर्न हराइजन, वहां पे मेष राशि थी। तो ये युक्तेश्वर गिरी ने बताया है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी यही बताया है कि कर्मों का फल है। और ये हिंदुइज्म की फिलॉसफी है और हम इसको मानते हैं कि यही ठीक है। डेस्टिनी इज डूइंग द राइट कर्म एंड देन गेटिंग द नेक्स्ट बर्थ अकॉर्डिंग टू योर कर्म। फ्री विल होती है या नहीं होती है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर भी बहुत सारे बात की जा सकती है, बहुत सारे विचार हैं, लेकिन लॉजिकली सोचने पर यह समझ में आता है कि फ्री विल होती है लेकिन एक सर्टेन लिमिटेशन के अंदर ही होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक तमिलनाडु के गांव में पैदा हुआ, मैं 11 साल का हूँ और मेरे को दिल्ली लेके आए मेरे पापा, और मेरे पापा ने बोला बेटा तू क्या खाएगा, तो मैंने बोला पापा मैं इडली सांभर खाऊंगा। क्योंकि मैं तमिलनाडु में पैदा हुआ था और मैंने बचपन से वही खाया है और मेरे गांव में सब लोग वही खाते हैं और मेरे घर में भी सब लोग इडली सांभर खाते हैं, तो मैं इडली सांभर खाऊंगा। तो वो मेरी फ्री विल है। अब ये मेरे ज्योग्राफी और जेनेटिक्स और कंडीशनिंग के हिसाब से है। अगर मैं इटली में पैदा हुआ होता और मैं 9 साल का होता और मैं
ऐसे ही अपने फादर के साथ आता तो मैं शायद इडली नहीं खाता, फिर मैं शायद पिज्ज़ा खाता या मैं स्पेगेटी खाता, बिकॉज द फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट। यही अगर मैं जापान में होता तो मैं शायद सुशी खाता। तो फ्री विल भी एक बहुत ही लूज कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं। आप अपने फिल्टर्स के हिसाब से फ्री विल चूज करते हो, बट फ्री विल होती है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक होती है, उससे ज्यादा एक्सटेंट तक वो नहीं होती है। इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जैसे एक चेस है, चेस बोर्ड पे आपके पास आपने चेस का मैच स्टार्ट किया, आप सामने वाले के साथ, ओपोनेंट के साथ आप चेस का गेम खेलने वाले हो, और फ्री विल तो है ना। मेरे को अगर घोड़ा अपना आगे बढ़ाना है तो घोड़ा 2.5 घर चलेगा, घोड़े को मैं 8 घर नहीं चला सकता, उसकी कंस्ट्रेंट है वो इतनी ही फ्री विल है कि वो मैं घोड़ा चलाऊंगा या हाथी चलाऊंगा या ऊंट चलाऊंगा या पॉन चलाऊंगा या मैं अपना बिशप चलाऊंगा, वो मेरी वो उतनी ही फ्री विल है, उसी कंस्ट्रेंट में मुझे काम करना है। और जैसे जैसे हम डिसीजन लेते जाएंगे वो कंस्ट्रेंट्स कम होते जाएंगे। अगर अगर चेस के स्टार्टिंग में यू हैव मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन प्रोबेबली मूव, द as the game progresses those options become less and less because your future options are constrained by the past moves that you have made. बर्थ चार्ट जो है, हमने बात किया था, वो एक कर्म के हिसाब से बनता है। बर्थ चार्ट जो है वो सिर्फ एक सेट ऑफ कंडीशंस है। अब ये स्टार्टिंग कंडीशंस हैं, जैसे कि हमने फ्री विल की बात की। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है प्लैनेट्स। प्लैनेट कोई प्लैनेट की किसी से कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं होती। प्लैनेट सिर्फ एक थर्मामीटर है जो आपके कर्म के हिसाब से, आपका एक फोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस आप समझ सकते हो, वो आपको सिर्फ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। या तो वो आपकी डिजायर स्टर करेगा या फियर देगा या एम्बिशन फ्यूल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि हार्ड वर्क का कारक है और वो 10th हाउस में बैठा है जो कर्म स्थान का है, और शनि स्ट्रांग है, तो इसका मतलब आपके 10th हाउस के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो शनि के कलर में होंगे। मतलब 10th हाउस जो है वो वर्क प्लेस का होता है, इसका मतलब आप शनि की तरह काम करोगे। आप दिन में 10-10 घंटे, 11 घंटे, 11-11 घंटे काम करोगे, आप थकोगे नहीं। सिर्फ इतना ही मतलब है उसका। इसका मतलब ये नहीं है कि शनि ऊपर से दूरबीन लगा के देख रहा है कि मैं इसकी बैंड बजाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ किसी को कोई एनिमोसिटी या फ्रेंडशिप नहीं होती है। प्लैनेट सिर्फ एक थर्मामीटर की तरह है, वो आपके ही कर्म को आपको ट्रांसलेट करके बताएगा कि वो कैसे काम कर रहा है। तो प्लैनेट इज द फर्स्ट फोर्स। सेकेंड फोर्स इज द जॉडिएक साइन। जॉडिएक साइन जो है वो उस एक्सप्रेशन को कौन से एक फिल्टर से होके जाएगा वो बताएगा। हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम इंडियन विजडम में पंच महाभूत जिसको बोलते हैं, बॉडी पंच महाभूत से मिलकर बनी है। फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्पेस। और पंच महाभूत में ही वो मिल जाती है। तो वही 4 एलिमेंट्स जो हैं उसमें से फायर, अर्थ, एयर, वाटर, वो उन राशियों के होते हैं, उन राशियों के अपने सिंबल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 8वीं नंबर की राशि है स्कॉर्पियो, उसका जो सिंबल है वो बिच्छू है। बिच्छू हमेशा जमीन के नीचे रहता है। तो 8th हाउस इज ऑफ हिडन। फर्स्ट हाउस की राशि जो है उसका जो सिंबल है वो है मेल शीप, जिसको मेड या कुछ बोलते हैं हिंदी में। वो सीधे जाके टक्कर मारता है। पुराने जमाने में उनकी टक्करें भी कराते थे। जो अब देखोगे गांव में एक स्पोर्ट होता था, 2 मुर्गों की और 2 मेढ़ों की लड़ाई कराते थे। तो एरीज जो है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, फायरी साइन, एक्शन विदाउट टू मच ऑफ थॉट, जाके सीधा भिड़ जाना। उसका रूलर भी मार्स है। मार्स इज ऑल्सो अग्रेशन। सीधा मतलब मार्स से सेनापति, मार्स इज अग्रेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और कलर उनसे मैच करके ये लाइफ में एक तरह की वो इन्वॉल्व करते हैं। अब गिवन द फर्स्ट एग्जांपल, 10th हाउस कर्म स्थान का है, वहां पे शनि आ गया, हम बोलेंगे कि ये शनि की तरह काम करेगा। अब वहां पे राशि कौन सी है? अगर वहां पर वाटरी राशि आ गई, पाइसेस या कैंसर या स्कॉर्पियो, तो हम बोलेंगे कि ये बहुत इमोशनली अटैच होकर काम करेगा, बिकॉज उसका इमोशन जो है वो वर्क प्लेस से अटैच हो गया, और वहां पे सैटर्न आ गया। अब सपोज करो वहां पे मंगल भी आ गया। 10th हाउस जो कि वर्क प्लेस का है, वहां पर वाटरी राशि आ गई, वहां मंगल भी आ गया। इसका मतलब फिर वो मंगल और शनि का वहां पे क्लैश हो जाएगा, बिकॉज दोनों एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। मंगल इज अनकंट्रोल्ड अनटेम्ड एग्रेशन एंड सैटर्न इज कैलकुलेटिव मैनिपुलेटिव
एंड सिग्निफिकेटर ऑफ हार्ड वर्क, फिर वो क्या करेगा, वो दोनों में फिर वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट होना, इस तरह से हम प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें प्लैनेट और राशि दोनों का एक कंट्रीब्यूशन रहता है या एक रोल रहता है। हम कैसे उसको सिमिलैरिटीज को ड्रॉ करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यही बता सकते हैं कि तुम्हारा ये टेम्परामेंट या एरिया कैसा रहेगा। फ्री विल तो है कि आप उसमें क्या करोगे। अब अगर मैं जाके रोज सुबह लोगों को अग्रेसिवली डांटना शुरू कर दूं या उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दूं, वो मेरी फ्री विल है। लेकिन सरकमस्टांसेस और वो एनवायरनमेंट क्या बनेगा, वो प्लैनेट और साइन गवर्न करेगा। तीसरा है हाउसेस। 12 हाउसेस जो हैं वो, हर हाउस लाइफ के एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, 6th हाउस इज करियर, 7th हाउस इज फैमिली, 5th हाउस इज हेल्थ, 4th हाउस इज सुख, मटीरियल हैप्पीनेस, 5th हाउस इज नॉन मटीरियल हैप्पीनेस। तो वो कैसे उनके कॉम्बिनेशन और कैसे उनके बैलेंसिंग एक्ट कैसे काम करता है, ये भी हमें एस्ट्रोलॉजी बताती है। एस्ट्रोलॉजी ये भी बताती है कि वो कॉन्ट्रडिक्शंस हमारी लाइफ में कैसे आती हैं और हम उसको कैसे रीड करेंगे। यही एक इंट्यूटिव विजडम है जो हमें डेवलप करना पड़ता है। तीनों फोर्सेस जब एक साथ काम करते हैं, विच इज प्लैनेट विच इज द फोर्स, टेम्परामेंट इज द साइन, एंड हाउस इज द कॉन्टेक्स्ट, इसके बेसिस पे वो रिलेशनशिप बनती है। फिर इसके बेसिस पे वो इवेंट या वो एरिया ऑफ लाइफ जो है उसमें आपके एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया था पहले, चार्ट जो है वो रूल सेट करता है, इंडिविजुअल जो है वो फ्री विल मूव डिसाइड करता है। लेकिन फ्री विल इज ऑल्सो कंस्ट्रेन्ड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, विच इज, मैं अगर चेस खेल रहा हूं तो मेरा पास उतनी ही फ्री विल है जितना मुझे स्पेस या मुझे रूल बुक दी गई है। मैं उसके बाहर जाके फ्री विल एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मैं 100 मीटर्स की जंप मार सकता हूं, तो नहीं मार सकता। एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सर्टेन attributes that have been defined and we have to play within those boundaries. एक और कॉन्सेप्ट है कि हॉरोस्कोप कैसे काम करता है। जो आपका व्हेन यू आर बॉर्न, जो आपका हॉरोस्कोप बर्थ टाइम पे आपको मिलता है, दैट इज अ बर्थ प्रॉमिस, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म इज बेसिकली व्हाट यू आर बॉर्न विद। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रारब्ध कर्म कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। तो वो मेरा 60 to 65% मेरा प्रारब्ध कर्म हो गया। उसके बाद 20 to 25% है क्रियामान कर्म, विच इज एक्शन। अब अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, मुझे 5 साल अ, अपने आप को उसमें कमिट करना पड़ेगा। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो मेरी डॉक्टर की फीस दे सके, उसको अफोर्ड कर सके। या मेरे पास इतने फंड्स होने चाहिए कि मैं वो अफोर्ड कर सकूं और मैं उसका एक पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकूं। मेरे पास इतना दिमाग होना चाहिए कि मुझे मेडिकल साइंस समझ में आए एज अ सब्जेक्ट। अगर मेरे में इतना दिमाग नहीं है तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ये प्रारब्ध कर्म को अचीव करने के लिए क्रियामान कर्म यानी कि एक्शन जरूरी है। एंड द लास्ट 15% इज डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रारब्ध कर्म भी है, क्रियामान कर्म भी है, लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग के बिना काम नहीं होता। डिवाइन ब्लेसिंग कभी कभी जो है वो स्टार्टिंग में ही दिख जाती है आपको। अब जैसे अगर मेरा दिमाग बहुत तेज है या मेरा इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है, मुझे मैथमेटिक्स, मुझे एनालिटिकल चीजें समझ में आती हैं, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग है। और जो मेरे चार्ट में मरकरी कहाँ बैठा है या मेरा जुपिटर कहाँ बैठा है, विजडम, उसके हिसाब से मुझे वो ऑलरेडी मिला है एज अ प्रारब्ध कर्म। तो ये तीनों चीजें मिलके एक बंदे पे काम करती हैं। प्रारब्ध इज लाइक बर्थ, फैमिली एंड जेनेटिक्स, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट। अब कुछ लोग होते हैं जो जन्म से अंधे होते हैं, कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली जन्म से अंधे होते हैं या उनके पास कोई ऐसी डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसने पैदा होते ही कोई गलत कर्म किया है, उसकी आंखें चली गई। तो हो सकता है वो पिछले कर्मों का या फल हो या कुछ हो। अब कुछ बच्चे पैदा ही बहुत अच्छे फैमिली में होते हैं, रॉयल फैमिली में होते हैं। तो ये सारे प्रारब्ध कर्म में आते हैं, जाके उनको फिर वो हेड स्टार्ट मिल जाती है, जो दूसरे लोगों को नहीं मिलती। क्रियावान कर्म इज एक्शन, विच इज अगेन विच इज जो स्पोक अबाउट कि ये एक्शन के बिना कुछ मिलता नहीं है। अनुग्रह इज डिवाइन ब्लेसिंग, जो हमें चाहिए। इन तीनों के कोलैबोरेशन से एक पूरा का पूरा इंसान क्रिएट होता है।
या फ्री विल जिसको हम बोलते हैं, फेट जिसको हम बोलते हैं, वो क्रिएट होता है। इसके बिना आपका कोई भी इवेंट मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, या कोई भी लाइफ में कोई कोई भी अचीवमेंट नहीं हो सकती। इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हॉरोस्कोप पे। हॉरोस्कोप पे हमने बात किया था कि 12 हाउसेज इसमें होते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे काम करती है। हर हाउस लाइफ के एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस इज यू योर सेल्फ, सेकेंड हाउस इज फैमिली, फिफ्थ हाउस इज नॉन मटेरियल हैप्पीनेस, सिक्स्थ हाउस इज जॉब इनकम, फोर्थ हाउस इज मटीरियल मटीरियल हैप्पीनेस, मतलब गाड़ी बंगला घर, मर्सिडीज, आईफोन 15 मैक्स प्रो, ये फोर्थ हाउस है, एसेट। फिफ्थ हाउस इज नॉन मटेरियल हैप्पीनेस। मेरे पास ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना घर है, ना आईफोन है, मैं एक रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन मैं शाम को पेड़ के नीचे सो जाता हूँ और मस्त मेरे को नींद आती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, 4 रोटी मैं खाता हूँ, 4 पराठे खाता हूँ डिनर में। मेरी किडनी कभी खराब नहीं होगी क्योंकि मैं रोज बहुत अच्छी कार्डियो और अपनी वर्कआउट कर रहा हूँ रिक्शा चला के। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ एकदम सेट है, कल की कल देखेंगे, जितना पैसा कमाएंगे खर्च देंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस में पैसा नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा खुश है और अगर उसको पैसा नहीं चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द ऋषि पराशर, फिफ्थ हाउस इज द बेस्ट हाउस, क्योंकि वो आपको कम में संतुष्ट होना सिखाता है। अगर आपके पास मटेरियल हैप्पीनेस नहीं भी है, पैसा नहीं भी है, लेकिन आप मस्त हो, आप खुश हो, तो फिफ्थ हाउस इज द लक्ष्मी स्थान बोलते हैं उसको। क्योंकि एक ऋषि जिस तरह सोचता है, उसको आईफोन या मर्सिडीज से ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो ये एक लॉजिक है। अब इसमें सिक्स्थ और सेवंथ हाउस का एक बड़ा फेमस एक एग्जाम्पल है। सिक्स्थ हाउस जो है वो वर्क, कंपटीशन, सर्विस। अगर मुझे कंपटीशन में सक्सेस चाहिए, अगर मुझे फर्स्ट आना है, मुझे करियर में सक्सेस चाहिए, मुझे कंपटीशन में जीतना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्रैक करना है, मुझे आईआईएम अहमदाबाद क्रैक करना है, तो वो सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस हमेशा बंदे को वर्क, काम या जॉब की तरफ मोटिवेट करता है। अगर सिक्स्थ हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो ऐसे लोग फिर काम में इनका दिल लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ काम करके खुश रहते हैं। इनको 10 घंटे काम करा लो, 12 घंटे काम करा लो, लेकिन उसको बोलो कि 1 साल के बाद तुझे प्रमोशन मिलेगी, तो वो 12 घंटे काम कर लेगा। वो सिक्स्थ हाउस से ड्रिवन है। सेवंथ हाउस जो है पार्टनरशिप, मैरिज और फैमिली है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर मैं सिक्स्थ हाउस में, आपने देखा होगा जो लोग करियर में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लाइक पीपल लाइक सीईओज, हेड ऑफ कॉर्पोरेशंस, दे विल ऑलवेज हैव लेस टाइम फॉर फैमिली, और उनका स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, उनकी हेल्थ भी थोड़ी इंपैक्ट होगी, बिकॉज सिक्स्थ हाउस हेल्थ का भी है। तो जिनका सिक्स्थ हाउस जितने ज्यादा फ्यूल करेंगे, उतना सेवंथ हाउस इंपैक्ट होगा। ऑब्वियसली अगर मुझे सिक्स्थ हाउस को फ्यूल करना है, अगर मैं 11 घंटे ऑफिस में बैठा हूं, तो मैं घर पे टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगा ना। तो ये बैलेंस कहाँ पे मेंटेन होता है, ये बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? अगर सिक्स्थ हाउस को ओवर इंडेक्स करोगे तो एम्बिशन को आप फ्यूल करोगे, तो आप करियर में सक्सेस ले लोगे, डेली टास्क की मास्टरी कर लोगे, आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लेकिन आपकी रिलेशनशिप, आपके पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने वाले को आप उस एरिया को आप उस एरिया से लेके सिक्स हाउस में आप प्रोवाइड करोगे, फ्यूल करोगे, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। 24 आवर्स ही है ना आपके पास दिन में, उससे ज्यादा तो है नहीं, तो एक ही जगह पे आप लगा सकते हो उसको। सिमिलरली सेवंथ हाउस पे ओवर इंडेक्स करोगे, तो इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, कनेक्शन बनेगा, मैरिज, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा, लेकिन काम पे फोकस नहीं हो पाएगा। तो जिनका सेवंथ हाउस बहुत स्ट्रांग होगा, वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, वो ज्यादा पैसे के पीछे नहीं, उसको फ्यूल नहीं करेंगे। तो जब आप किसी का हॉरोस्कोप देखोगे, तो आप ये देखोगे कि वो कौन से उसके 12 हाउसेस का कॉम्बिनेशन, या उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है। अगर उसका सिक्स्थ हाउस बहुत एक्टिवेटेड है, तो उसको काम में ही मजा आएगा, वो और किसी चीज में उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो दिस इज हाउ द कोरिलेशन इज ड्रॉन। ये ट्रेड ऑफ है, ये एक बैलेंस है। जो मैंने सेवंथ और सिक्स हाउस का एग्जांपल दिया, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे नाइन्थ हाउसेस भाग्य, एट्थ हाउसेस दुर्भाग्य, फर्स्ट हाउसेस अकेला, सेकंड हाउसेस फैमिली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमें टाइमिंग विंडो बताती है, बिकॉज हम दशा देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी बताती है कब एफर्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब रिस्क लेना है, लाइफ में कौन से पैटर्न्स आ रहे हैं, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग क्या करनी है। अब लेट्स से कोई लेडी अगर पूछती है कि मेरे को कंसीव कर पाऊंगे कि नहीं कर पाऊंगी, या मुझे कंसीव करने का बेस्ट टाइम क्या है, तो हम उसको वो टाइम बताएंगे जब उसको अगले 9 मंथ्स कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमें, क्योंकि शी हैज टू कंसीव एंड देन डिलीवर द बेबी आफ्टर 9 मंथ्स, बिकॉज जेस्टेशन पीरियड इज ऑल्सो समथिंग। अगर हमें दिख रहा है कि अगले 4 महीने बाद बहुत ही मेजर हेल्थ इशू आने वाला है, तो हम उनको बोलेंगे रुक जाओ,
तो दैट इज द ओनली गाइडेंस दैट इट कैन डू, बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मैजिक। एस्ट्रोलॉजी आपको कोई राजा से रंक या रंक से राजा नहीं बना सकती है। वो सब मार्केटिंग है, और मार्केटिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। तो timing and karma, cycles, planetary logic, houses, which are the domains of life, and transits. These are the four things that you apply to start predicting or looking at the possibilities that a person will have in his or her lifetime. कुछ पराशरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट्स हैं जो काम नहीं करते हैं, जो आपने सुने होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टाइम के बाद कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो लोग लगाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राशि प्रिडिक्शन। राशि प्रिडिक्शन के ऊपर लाखों वीडियोस हैं। मेष राशि के लिए ये साल ऐसा है, कन्या राशि के लिए। मेष राशि में 70 करोड़ लोग हैं, जिसमें 5 साल का बच्चा भी है, 50 साल का आदमी भी है, और 95 साल की लेडी भी हो सकती है। तो मेष राशि की सेम प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है? मेष राशि, अभी आप एयरपोर्ट चले जाओ, हर राशि का बंदा इंडिया से बाहर जा रहा होगा। अभी आप हॉस्पिटल चले जाओ, हर राशि का बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ होगा आज। तो क्या मेष राशि? मंगलिक। अगर मंगल पहले चौथे सातवें आठवें और 12वें घर में है तो बंदा मंगलिक होता है। अब इस लॉजिक के हिसाब से तो 42% दुनिया तो मंगलिक हो गई। 5/12 इज 42%। तो 42% अमेरिका, 42% यूएई, 42% यूके, 42% जर्मनी, 42% चाइना मंगलिक है। तो क्या चाइना में लोग पेड़ से शादी कर रहे हैं? उनकी तो कोई वो नहीं हो रहे तलाक। सिखिज्म में देख लो, सरदार जो हमारे सिख कम्युनिटी है, कोई मंगलीक नहीं होता उसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट, एक तो मंगलीक का समझ ही नहीं आता कि ये मांगलिक इज अ गुड वर्ड, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? मंगल जो है वो अग्रेशन और सर्जरी का कारक है। अब अगर एक लेडी है जिसको के चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका सी सेक्शन कर देंगे, तो वो मंगल है। मंगल ने तो उनकी लाइफ बचा ली ना। आज से 100 साल पहले सी सेक्शन नहीं होता था। तो मंगल अच्छा हुआ या खराब हुआ? और 42% दुनिया को मंगलिक बोल देंगे तो उसमें कुछ ऐसा होगा नहीं। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन सेंस और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को ये फेल कर देते हैं। काल सर्प बोलता है कि अगर राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट है तो काल सर्प है। अब राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट जो हैं वो 18 महीने तक ये सेम सिचुएशन रहेगी। तो उस 18 महीने में सिर्फ काल सर्प के लोग ही पैदा होंगे, मतलब जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मतलब ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई 18 महीने का टाइम आ गया, काल सर्प वाला एक काम करो, लाइन लगाओ सबकी, जिनको काल सर्प देना है इन सबको पैदा कराओ। ऐसा तो नहीं होगा ना। उच्च का जुपिटर। जुपिटर अभी उच्च का होने वाला है। जुपिटर कैंसर में आएगा तो उच्च का हो जाएगा। वो उच्च का जुपिटर दो 1 साल तक रहेगा। तो 1 साल में जितने लोग पैदा होंगे सब विजडम वाले होंगे, सबका उच्च का जुपिटर है। ऐसे नहीं होती है प्रिडिक्शन। एक प्लैनेट, एक राशि, एक रूल पे प्रिडिक्शन नहीं होती है। तो प्रिडिक्शन अगर ऐसे नहीं होती है तो फिर प्रिडिक्शन कैसे होती है? ग्रुप्स ऑफ हाउसेस एंड ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट्स से प्रिडिक्शन होती है। आपको लॉजिकली देखना पड़ता है कि कम से कम 3 प्लैनेट और कम से कम 2 हाउसेस जो हैं वो मिलके इवेंट कराते हैं। जैसे हम लोग कम्युनिटी में बिहेव करते हैं, कम्युनिटी में ऑपरेट करते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, हमारा सर्कल होता है। सैटरडे शाम को अगर मुझे पार्टी करनी है तो मेरे 4 फिक्स दोस्त हैं, उन्हीं के साथ मैं पार्टी करूंगा। हम कम्युनिटीज ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं। प्लैनेट्स भी उसी तरह से काम करते हैं, और हाउसेस भी उसी तरह से काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ हाउसेस। उसके बाद प्लैनेट अपना कलर ऐड करता है। कॉमन सेंस एंड टाइम प्लेस कंडीशन। कॉमन सेंस इज अगेन द थिंग दैट आई जस्ट स्पोक अबाउट, राशि। एंड टाइम प्लेस कंडीशन मतलब वही कि कौन से टाइम में हम कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं। सी सेक्शन आज हो सकता है, 100 साल पहले नहीं हो सकता था। वो टाइम प्लेस कंडीशन है। तो ये रूल्स लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर किसी का मंगल जो है वो असेंडेंट में है तो वो बंदा अग्रेसिव होगा। जरूरी नहीं है कि अग्रेसिव होगा, लेकिन हाँ, अगर उसका मंगल फायरी साइन में है और उसमें 7th 8th और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है, तब वो अग्रेसिव होगा। तो देयर आर रूल्स विच हैव टू बी अप्लाइड इन कंजंक्शन। एक मैरिज का एग्जांपल लेके देखते हैं। अब जैसे सेकंड हाउस, 7th हाउस इज स्पाउस, सेकंड हाउस इज फैमिली, 11th हाउस इज गेन। अगर 2 7 और 11 हाउसेस एक्टिवेटेड हैं, तब वो मैरिज की तरफ बंदे को लेके जाएंगे, तब वो शादी करा सकते हैं। 5 और 9 आर सपोर्टर्स, 5th हाउस इज लव एंड फ्रेंडशिप, 9th हाउस इज लक। एंटाई हाउसेज इज 1 6 और 10। 6th इज सेपरेशन, 1 इज अलोन, 10 इज एडमिनिस्ट्रेशन। अगर 1 6 10 बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है तो वो डिवोर्स की तरफ लेके जाते हैं, सेपरेशन की तरफ लेके जाते हैं।
अगर 2 7 11 हाउसेज एक्टिवेटेड हैं और अगर अच्छे प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस या जुपिटर, तो वो मैरिज कराते हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट वर्क्स इट। सिर्फ ये बोल देने से कि हाँ जी आपका ट्रांजिट में ना जुपिटर वीनस के ऊपर से गुजर रहा है तो ना शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ट्रांजिट में जुपिटर वीनस के ऊपर से करोड़ों लोगों का गुजर रहा है, वो शादी नहीं करा सकता। दैट वन रूल इज नॉट इनफ। सिमिलरली 8वें और 12वें हाउस का क्या इसमें कॉम्बिनेशन है? अगर अच्छे हैं 8 और 12, तो वो, अगर 8वां घर जो है वो अच्छा है और 2 7 11 के साथ मिलेगा तो वो दहेज दिला देगा, डाउरी दिला देगा, बिकॉज 8th हाउस इज अनअर्नड इनकम। लेकिन वही 8वां घर अगर डिवोर्स के सिनेरियो में 1 6 10 के साथ मिल गया तो वो बेइज्जती करवाएगा, इंसल्ट और मिसफॉर्चून कराएगा। तो 8वें घर का ड्यूअल नेचर है। डिपेंडिंग ऑन, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन के इवेंट कहाँ है वो उस तरफ जाके मूव कर जाते हैं। सिमिलरली 12th हाउस इज एक्सपेंसेस। अगर अच्छा है तो फिर 2 7 11 के साथ, अगर अच्छे के साथ 12वां घर मिल गया तो फिर वो खर्चा कराएगा, फिर वो डेस्टिनेशन वेडिंग कराएगा, इटली में शादी करवाएगा, मॉलदीव्स में, उदयपुर में, लेक पैलेस में शादी कराएगा। लेकिन अगर वो खराब घर के साथ मिल गया 1 6 10 के साथ 12th हाउस, तो फिर वो लिटिगेशन पे खर्चा कराएगा, एलिमनी या कोर्ट कचहरी के ऊपर खर्चा करा देगा। तो ये बहुत सारे लेयर्स में इस सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। प्लैनेट्स, हाउसेस, साइंस, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, कॉमन सेंस एंड द रिजल्ट्स, ऑल ऑफ दीज कंबाइंड गिव एस्ट्रोलॉजी द मीनिंग, एंड यू आर एबल टू प्रिडिक्ट कि कौन सा इवेंट कब होगा। ये मैंने एक इवेंट का एग्जांपल दिया है, बट ऐसे बहुत सारे टेस्टेड एंड ट्राइड इवेंट्स हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजिकली हम देख सकते हैं, राइट फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ टू करियर टू मैरिज, चाइल्ड बर्थ, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, व्हीकल, लिटिगेशन। Every event of life is measured through the combination of houses and combination of planets. इस सिस्टम को हम स्टेलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसका जो पॉपुलर नेम है वो कृष्णमूर्ति पद्धति भी है, कुछ लोग इसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्टेलर सिस्टम बोलते हैं। बट दिस इज more for predicting the timing of the event. And the concept of Parashari are more to predict the overall ecosystem, overall overarching relationship, overarching दशा, कैसे वो इवेंट होगा। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको कोई भी कॉन्वेलेक्सा बोल के पैसा आ जाएगा, या ये हाथ पे ऐसे घी लगाने से गाड़ी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मार्केटिंग है। और whenever you are consuming this content, whenever you are any of your family members is consuming this content, you have to be very careful कि वो क्या कर रहे हैं या क्या देख रहे हैं। So this is the presentation part. We have around 10 minutes, हमारे पास तकरीबन 10 मिनट है। अगर कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट है तो we can take that now before we close this webinar. हेलो। तो विकास ऑडिबल। हाँ जी। सर, आई हैड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। बिफोर हाँ दैट जी आई जस्ट बोलिए। वांट टू कांग्रेचुलेट एंड थैंक यू फॉर insightful session. Are you able to hear me? Am I audible? Yes, yes, you are. Okay. So thank you, Vikas. Thank you, sir, for such an insightful session. It really opened my eyes to certain concepts which I had never thought of. Definitely, it will be helpful for me. I had a couple of questions. Hmm. Basically, one thing that I had in mind is, astrology in itself is a science. I would say it's a predictive science. There are other things which also comes as in people say that as in numerology or tarot reading. हाँ How हाँ। does all of these relate? I mean, it's not the topic of discussion, but it Hmm. just I was just curious, how they relate to each other. And let's say, something says as per numerology, but on the other hand, astrology says something else. So who should one believe in? हाँ, तो मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ जो मैंने समझा है और सीखा है। बाकी मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखो तो अगर हमने ये बात किया था कि फ्यूचर इज ऑलरेडी हैपेंड, फ्यूचर इज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, तो अगर ऐसा फ्यूचर प्रिडिक्टेड है
तो फ्यूचर देखने के मल्टीपल टूल्स हैं, जिनमें से टैरो भी एक है। टैरो जो है वो बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको एक एरिया नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर देखना है तो वो टैरो में हम देखते हैं, एंड टैरो इज मोस्टली अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट। तो टैरो भी काम करता है, मैंने देखा है। तो ये मल्टीपल टूल्स हैं फ्यूचर में देखने के। पामिस्ट्री भी है, आप हाथ देख के बता देते हो कि उसका टेम्परामेंट क्या होगा, उसका लाइफ कैसा रहेगा। तो अल्टीमेटली ये सब उसी मैट्रिक्स, उसी कोड को पढ़ने के तरीके हैं। तो टैरो इज specific to one question. It is a tool to look into the future. It is mostly a Western और यूरोपियन concept. न्यूमरोलॉजी में मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन मैंने इतनी ज्यादा नहीं देखी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में वो जो बिलीव करते हैं वो ये करते हैं कि नंबर्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो नंबर से सर्टेन एनर्जीज जो है वो एक्टिवेट होती हैं, और उसके बेसिस पे आपके टेम्परामेंट, आपके नेचर और आपके अलाइनमेंट किन नंबर्स के साथ है, आपके साथ किस तरह की आपके प्लैनेट्स जुड़े हैं, वो प्रिडिक्शन करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 6 नंबर हो तो आपको लग्जरी पसंद होगी बिकॉज वो वीनस का नंबर है। अगर आप नंबर 1 हो तो आप लीडर होगे बिकॉज वो सन का नंबर है। अगर आप नंबर 8 हो तो शनि होगा, तो आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स होंगे। लेकिन उसमें मुझे कोई प्रिडिक्शन का फॉर्मूला नहीं मिला। जैसे अगर मैं बोलता, मैंने एक रील भी बनाई थी कि शाहरुख खान का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में। उस दिन अगर दिल्ली में 170 लड़के पैदा हुए थे तो एक ही शाहरुख खान क्यों है? उसका आंसर न्यूमरोलॉजी में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो सारे के सारे का न्यूमरोलॉजी नंबर सेम होगा ना, ड्राइवर, कंडक्टर नंबर सब सेम होगा। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के। कुछ लोग हैं जो और भी बड़े सारे मेथड्स यूज करते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए। कुछ कौड़ी शास्त्र होता है जहाँ पे आपको पासे फेंकते हो, कौड़ियां फेंकते हो और फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं फ्यूचर देखने के। बट मुझे सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स एस्ट्रोलॉजी में मिले हैं। आपको जो मैं बता रहा था अभी, मैंने देखा है कि जितने भी हमने कॉम्बिनेशन देखे हैं सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी में मिलते हैं। आई होप आई एम एबल टू आंसर द क्वेश्चन। Understood. Thanks, गौतम thanks a गौतम lot. जी, गौतम जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाय सर। हाँ जी। सर सेशन काफी अच्छा था। और क्योंकि सर हम लोग बहुत सारे लोग जो है वो इंस्टाग्राम से आजकल लोग जुड़ गए हैं। हम्म। तो बिकॉज ऑफ दिस ना सर मिथ्स बहुत आ गए हैं कि जैसे आपने हम्म। बोला कॉन्वेलेक्सा लिखने से। तो सर क्या जैसे आपका जैसे कोर्स है तो इसमें सर रेमेडीज किस टाइप से रहती है सर? स्टोन्स में रहती है या हम्म। प्रैक्टिकल रेमेडीज होती है? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज में ज्यादा बिलीव करता हूँ हम्म। एज कम्पेयर टू दीज की भी आपने लिख लिया 24 नंबर या ठीक है। वो कई कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमने 100 बंदों को बोला कि 24 नंबर लिखो, तो माइट भी वो प्रोबेबिलिटी हो जाए कि 20 का काम कर गया और 80 का नहीं करा, तो वो 20 उसको बोलेगा सही है। सर 3 तरह की रेमेडीज मैंने देखी हैं जो काम करती हैं। एक तो डोनेशन या दान काम करता है, क्योंकि गोइंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, हमने क्रियामान कर्म की बात की थी कि हमारा जो एक्शन है वो भी हमारे प्रारब्ध के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे अगर मैं दान कर रहा हूं या मैं, अब हर प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैटर्न के सिग्निफिकेटर होते हैं बूढ़े लोग, मरकरी के सिग्निफिकेटर होते हैं छोटे पक्षी, छोटे बच्चे, और केतु के सिग्निफिकेटर होते हैं अपाहिज, क्योंकि केतु की सर नहीं है, बॉडी है। तो राइट। जैसे अगर हम केतु में हम रेमेडी बोलते हैं कि जो कोढ़ियों का जो कोढ़ आश्रम होता है, जहाँ कोढ़ी होते हैं उनको खाना खिलाइए, क्योंकि वो केतु के सिग्निफिकेटर हैं। तो उससे आप अपना क्रियामान कर्म जो है वो बेटर कर रहे हो। आप किसी को खाना दे रहे हो तो उसकी एनर्जी, उसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, और फिर आपका काम होगा। तो ये एक तो दान अच्छी रेमेडी है। लेकिन आपको दान जो है वो उसी प्लैनेट के लिए वो उसी तरह से कर्म को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। दूसरी रेमेडी जो मैंने देखी है जो अच्छे से काम करती है वो मंत्रास है। क्योंकि मंत्रास में आप क्या कर रहे हो, अपनी फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर रहे हो, आप चैंट कर रहे हो, आपकी आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फिर आप उन इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हो। अब जैसे मैंने एक लेडी को एक राहु का मंत्र दिया था, शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव, और राहु उनका बहुत खराब था। तो उनको मैंने दुर्गा का मंत्र दिया था, क्योंकि राहु की जो रेमेडी है वो दुर्गा के पास है। दुर्गा इज द डेटी फॉर राहु, क्योंकि राहु राक्षस है और राक्षसों को दुर्गा ने मारा था। तो दुर्गा की एनर्जी राहु को काउंटर में काम करती है, तो उनको मैंने दुर्गा के मंत्र दिए थे। और तकरीबन 3-4 महीने के बाद उनको कंसीव कर पाए थे वो, क्योंकि राहु की एनर्जी दुर्गा से मैनेज होगी। तो ये एक एक पूरा इसका एक पूरा साइंस है, एक पूरी स्टडी है कि कौन सी डेटी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। राइट सर, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। हाँ, मंत्रास और दान काम करते हैं। बाकी स्विच वर्ड वगैरह में मैंने इतना कोई देखा नहीं है। लेकिन ये बात है सर सर। कि अगर बर्थ प्रॉमिस नहीं है तो नहीं होगा। अगर उनके राइट। चार्ट में, अब जैसे उनके चार्ट में चाइल्ड बर्थ में अगर कंप्लीट डिनायल है तो मंत्रा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा राइट। सा थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मंत्रों से वो ठीक हो जाएगा। राइट सर, स्टोन्स वर्क करते हैं?
स्टोन्स वर्क करते हैं, लेकिन स्टोन बड़े ध्यान से पहनना चाहिए, क्योंकि ओके। लोग क्या करते हैं, वो पराशरी के बेसिक बर्थ चार्ट के बेसिस पे स्टोन बता देते हैं, लेकिन वो नीचे कोऑर्डिनेट्स नहीं देखते हैं। तो वो कभी कभी उल्टा काम कर जाते हैं। जैसे ओके। एक मेरे पास एक बंदा आया था मेरे पास, जिसको किसी ने मून का स्टोन पहना दिया था, क्योंकि मून जो है वो सस्ता होता है, स्टोन 600 रुपये का मोती आता है। तो वो किसी जूलर के पास गया था, जिसने एक एस्ट्रोलॉजर बैठा रखा था, और वो उनको मोती बेच देता था 600 600 रुपए के। अब उसका मून जो था वो पूरा 1610 दिखा रहा था, तो उसको उसने डाइवोर्स करा दिया स्टोन ने। मैरिड ओके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं किया, लेकिन मून उसका लगन लॉर्ड था। अब वही बात होगी ना, राशि प्रिडिक्शन, मून लगन का लॉर्ड है, नाइन्थ में सर, बैठा है। वन फाइव आपने नाइन बोल दिया की जी नॉर्मली पहले। स्टोन्स बताते हैं। हाँ, तो वही बता नॉर्मली रहा हूँ वन ना। फाइव नाइन के बोल देते हैं अब बस। अगर अब मून आपका फर्स्ट का लॉर्ड है, वो नाइन्थ में बैठा है, आप बोलोगे लगन का स्वामी भाग्य में बैठ गया, उसका स्टोन पहन लो। लेकिन मून अगर नंबर 1610 दे रहा है, तो वो 1610 की एनर्जी एक्टिवेट करेगा, नाइन्थ हाउस की नहीं करेगा। तो वो पूरा देखना पड़ता है इसके लिए। राइट राइट सर। ये है इसका लॉजिक। ठीक है, मैं अभी मैं एक चीज और लास्ट में बोलना चाहता था, कि मैं ना एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। अभी उसमें टाइम लगेगा, तकरीबन 1 2 हफ्ते लगेंगे। बट एक बार वो हो जाएगा तो आई विल सेंड अ मैसेज टू दिस ग्रुप। अगर किसी को इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी सीखने में, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। बट अभी मैंने वो बनाना शुरू तो किया है, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है वो। 2 3 हफ्ते लगेंगे उसमें इट अभी। वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू संजीव जी। हेलो। हाँ जी संजीव जी। कैन आई कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं एक महाभारत से एग्जांपल लेता हूँ। हम्म। तो 5 पांडव थे। हम्म। उन्होंने एक इंद्रप्रस्थ बनाया, जो हम्म। कि बहुत ब्यूटीफुल सिटी बनाया उन्होंने, जिसको विश्वकर्मा और अ, विश्वकर्मा जी ने बनाया, राइट? हम्म। तो क्या उस समय ऐसे जोशी नहीं थे जो ये प्रेडिक्ट कर पाए कि 5 पांडव जो ये इतना सुंदर शहर बना रहे हैं इंद्रप्रस्थ, इसको जुए में हार जाएंगे? दैट इज वन क्वेश्चन। हम्म। द अदर क्वेश्चन, 5 पांडव थे। 5 पांडव का जो बर्थ है वो अलग अलग टाइम पे हुआ, अलग अलग महीने में हुआ होगा, राइट? हम्म। उन 5 पांडवों का जो प्रेडिक्शन था, मतलब जो उनका एक फ्यूचर था, वो एक जैसा कैसे था? पांचों इकट्ठे वनवास गए 13 साल के, राइट? हाँ। तो पांचों का जो फ्यूचर था वो एक साथ कैसे प्रेडिक्ट हुआ, हम्म। मतलब कैसे चला वो, जबकि तब सबका बर्थ अलग अलग था? तो सबके हाँ। जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनके अलग अलग रहे होंगे, राइट? हम्म। दैट वाज माय क्वेश्चन। संजीव जी, ये सॉरी, ये ना इसका 40 मिनट्स का टाइम है, ये खत्म हो गया है। लेकिन आप इसी लिंक पे दोबारा आ जाओ एकदम तुरंत, मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप प्लीज सब लोग इसी लिंक पे दोबारा आ जाओ, सेकंड वाले लिंक पे। ओके। सॉरी अबाउट दिस।